नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक को लेकर प्रशासन ने आज बड़ी कार्रवाई की। सिटी मजिस्ट्रेट ने ड्रग विभाग के साथ मिलकर हल्द्वानी के रेलवे बाजार और ट्रांसपोर्ट नगर समेत अनेक इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें टीम ने 50 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर को घर में स्टॉक न करें। लोग ने ये ट्रांसपोर्ट नगर में सूचना आ रही थी कि लोगों ने सिलेंडर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो व्यवसायिक प्रयोग कर रहे हैं, जिस पे कि अभी रोक लगा दी गई है। इसी क्रम में जब हमने ट्रांसपोर्ट नगर में छापा मारा तो हमें अभी यहाँ से लगभग 20 सिलेंडर और 35 सिलेंडर रेलवे बाज़ार से ये हमें मिल गए हैं, जिसको हमने जब्त कर लिया है। और इसे उन्हीं लोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा ऑक्सीजन के साथ जिन्हें कोविड के में आवश्यकता है ऑक्सीजन की, जिनको कमी है। जमाखोरों के खिलाफ भी किस तरह बिल्कुल, जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस सभी को इस आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाह रही हूँ कि पैनिक मत हो, घरों में सिलेंडर आप मत रखें इस तरीके से, क्योंकि ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। जो भी कोविड पॉजिटिव है, डॉक्टर ने अगर उसको लिखा है उसको ऑक्सीजन की कमी है तो उसको अवश्य सिलेंडर मिलेगा, लेकिन घरों में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोर करने से जिन्हें इनकी आवश्यकता है उन तक ये नहीं पहुँच पा रहा है। पौड़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन कार्य से लेकर कोरोना मरीजों की देखरेख और तमाम तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को एक सीमित संसाधनों के भरोसे पटरी पर ला पाना स्वास्थ्य विभाग के समक्ष इन दिनों सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। दरअसल जिले में स्वास्थ्य विभाग के समक्ष सबसे बड़ी दिक्कत मैन पावर की आ रही है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों को सीमित संसाधनों और सीमित मैन पावर में कार्य कर कोरोना वैक्सीनेशन कार्य में कोरोना सैंपल जांचने और होम आइसोलेट हुए कोरोना मरीजों की देखरेख करने से लेकर कोविड अस्पतालों का जिम्मा सीमित संसाधनों के भरोसे संभालना पड़ रहा है, जिसमें वैक्सीनेशन कार्य में भी कई अव्यवस्थाएं हावी होने लगी हैं। वैक्सीनेशन की शॉर्टेज तो नहीं है, समय समय पर आप जानते हैं, समय समय पर एक हमें जैसे वैक्सीन प्राप्त होती है स्टेट से प्राप्त होती है और फिर हम जिले मिलती है, जिले से हम ब्लॉक में उसको वितरित करते हैं, उसी हिसाब से हम अपने सेशन प्लान करते हैं। लेकिन हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे पास व्हीकल की कमी है, संसाधनों उतनी टीमें हम नहीं बना सकते कि एक साथ जो है सब जगह जो है हम टीकाकरण कर सकें। तो हमें ब्लॉक में चुन करके 2 या 3 या 4 जगह एक साथ सेशन हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे AFI मैनेजमेंट के लिए एम्बुलेंस भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए और टीमें चाहिए। और साथ साथ हमारा सैंपलिंग का भी कार्य चल रहा है, कोविड का भी, हमारा इलाज का भी, और घर होम आइसोलेशन को भी लोग देख रहे हैं। तो क्योंकि संसाधन जितने हैं उन संसाधनों के हिसाब से उसको मैनेज किया जा रहा है। हमें संसाधन जैसे हमारे वहाँ बढ़ेंगे और वैक्सीन की डोज हमें ज़्यादा मिलेंगी तो हम उसको स्पीड अप कर देंगे। कमी नहीं है, लेकिन ये कि एक साथ सबको नहीं लगाया जा सकता। मैन पावर की कमी और संसाधनों की भी चलते, लिमिटेशन के चलते एक साथ देना संभव नहीं है, तो धीरे धीरे ही किया जाएगा इसको। पिछले साल लगे लॉकडाउन से हुए नुकसान से किसान अभी तक पूरी तरह से उबरे भी नहीं थे कि इस बार आड़ू और नाशपाती की फसल ना के बराबर होने से किसानों के माथे पर फिर से चिंता की लकीरें खिंचने लगी हैं। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उससे आम, आड़ू, लीची और नाशपाती की फसल बाहर प्रदेशों में न जाने से उन्हें भारी नुकसान हुआ था। वहीं इस बार बागों में नाशपाती और आड़ू की फसल मात्र 30% ही पैदा हुई है, बाकी के सभी पेड़ खाली पड़े हुए हैं। पिछली बार लॉकडाउन लग गया, हम बड़े परेशान हुए जी, हमारा मान नहीं कहीं भी गया, सब राज्यों में लॉकडाउन लग गया जी। और अब के बाद 30% फसल है और अब भी लॉकडाउन बहुत सी जगह लग रहा है। हमारा दिल्ली नहीं माल जा पा रहा है, हमारा क्या नाम से बिहार नहीं माल जा पा रहा है। अब सर करें तो क्या करें, हम वो बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है पिछले साल भी और अब के भी, तो हम कहाँ जाएँ। सारा किसान जो है बेचारा परेशान है, क्या करें। अब लॉकडाउन है, इतवार का भी लगा दिया है जी इन्होंने, अब माल कोई उठाता नहीं हमारा, हम कहाँ ले जाएँ, क्या करें बताओ। नैनीताल जिले के हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं में कल से 3 मई तक कर्फ्यू लगाने के जिला प्रशासन के आदेश के बाद आज हल्द्वानी के बाजारों में भारी संख्या में लोग पहुंचे, जहां जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही बाजारों में इतनी भीड़ उमड़ी कि सड़कों पर वाहन रेंगते दिखाई दिए। नैनीताल रोड, काला डूंगी रोड, मुखानी रोड सहित सभी सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखाई दिए। यही नहीं, जाम के चलते कई एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही, जिसके बाद पुलिस प्रशासन कड़ी मशक्कत कर जाम खुलाने में दिन जुटा रहा। यह बात सही है कि कल नैनीताल जनपद के जो नगरीय क्षेत्र हैं, विशेषकर हल्द्वानी और रामनगर में कल से कर्फ्यू लागू होगा। इसकी घोषणा की गई है। 1 दिन का ये समय दिया गया था कि आज आप अपनी खरीदारी कर लें। आज भारी संख्या में लोग बाज़ार में खरीदारी के लिए आए हैं और अपना ज़रूरत का जो सामान है उसको लेने के लिए जब आए हैं तो जाम की स्थिति जगह जगह पे बन गई।
समस्त पुलिस फोर्स, उसमें सभी चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सीपीओ के लोग और ट्रैफिक पुलिस को सड़क पे उतारा गया है। उस जाम को ठीक किया गया है। एक दो जगह पे एम्बुलेंस फंसने की शिकायतें भी आई। जैसे ही ये सूचना मिली है तुरंत से वहाँ पे कर्मी भेजे गए और स्थिति सामान्य की गई है। हमें यहाँ की स्थानीय जनता से ये अपील करनी है कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, क्योंकि इन जो आने वाले एक हफ्ते के कर्फ्यू में जो आवश्यक वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, वो जारी रहेंगी। राशन की दुकानें, फल, सब्जियों, दूध और गैस, पेट्रोल, ये सभी खुले रहेंगे। ये आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी और साथ में ही मेडिकल स्टोर और जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सेवाएं हैं वो सब खुली रहेंगी। इसलिए कभी किसी को परेशानी की जरूरत नहीं है। सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अब कोरोना को लेकर पुलिस ने लाल कुआं में सख्ती और बढ़ा दी है। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चेकपोस्ट पर चेकिंग तेज कर दी गई और पुलिस द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को बिना कोविड रिपोर्ट होने पर ही जिले में आने दिया जा रहा है। ये जब से कोविड कर्फ्यू की घोषणा हुई है, बल्कि बाज़ारबंदी का जो आदेश हुए थे, उसके बाद बॉर्डर्स पे हमारी चेकिंग अभियान लगातार जारी है और तेज़ कर दिया गया है। यहाँ पे हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं यूपी से या देश के किसी भी हिस्से से, उनकी RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही है। अगर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं 72 घंटे की, तो उनको अलाउ किया जा रहा है, पास कर दिया जा रहा है। अभी नगर पालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र में हमारे जो कोविड कर्फ्यू की घोषणा हुई है कि 12 बजे तक इमरजेंसी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी, उसके बाद कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुली हैं लगातार, उन पर अपना सामान खरीदें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुकानें 12 बजे तक रोज़ खुल रही हैं। आवश्यक सेवाओं की जैसे ग्रोसरी हुआ और दूध हुआ, सब्जी हुआ, मीट मांस की, मछली की दुकानें हुई है, मेडिकल स्टोर सब खुले हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 12 बजे के बाद हम लोग इसका कड़ाई से पालन कराएंगे। कर्फ्यू के 12 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप खुलेंगे। इसलिए कोई नहीं सुनवाई होती, नहीं मानते हैं लोग, तो उसमें कोई चालान करने की कार्रवाई प्रावधान है? हाँ, पहले उनको समझाया जाएगा, नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ फिर वैधानिक कार्रवाई, चालान की कार्रवाई की जाएगी, मुकदमे पंजीकृत करने की कार्रवाई की जाएगी, वो सारी कार्रवाई की जाएगी। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में उत्तराखंड बॉर्डर पर प्रशासन सख्त हो गया है। उत्तराखंड प्रशासन की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अपने साथ RT-PCR की 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है और इसके साथ उत्तराखंड ई-पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। वहीं उत्तराखंड के व्यक्ति को सिर्फ देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। वहीं धर्मपुर चौकी इंचार्ज का कहना है कि सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है। नैनीताल जनपद के भीमताल झील में 51 वर्षीय कुंदन सिंह पिथौरागढ़ गुरना निवासी का शव भीमताल झील से मिला। मौके पर स्थानीय नाव चालक और भीमताल पुलिस द्वारा शव को झील से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि कुंदन सिंह एक सप्ताह से अपने घर से गायब थे। पुलिस द्वारा सूचना देने के बाद उनके परिजनों ने शव को पहचान की और पुलिस द्वारा शव को झील से बाहर निकालकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आज हम जब यहाँ पर भ्रमण, अपने क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, तो एक बॉडी हमें तैरती हुई दिखाई दी और इस संबंध में एक बेरीनाथ थाने की टीम हमारे थाने में आई थी कि वहाँ से एक व्यक्ति कुंदन सिंह सन ऑफ नारायण सिंह रायनगर के दिनांक 17/4/2021 से गुमशुदा थे। और तो मुझे जानकारी थी, तो मैंने तुरंत बेरीनाथ थाना इंचार्ज से संपर्क किया और यहाँ पर झील में तैरते हुए शव की फ़ोटोग्राफ्स उनको भेजी और उनके परिजनों से संपर्क किया, उनको भी फ़ोटोग्राफ्स भेजी। तो उनके द्वारा बताया कि संभवतः वही व्यक्ति हैं और इस समय मौके पर परिजन आ चुके हैं। उनके द्वारा शव की पहचान कर ली गई है। वही कुंदन सिंह जो गुमशुदा थे बेरीनाथ से, वही व्यक्ति। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्कता बरत रहा है। बात करें अगर जिला उधम सिंह नगर की तो जसपुर स्वास्थ्य विभाग रोजाना 300 लोगों की कोरोना जांच कर रहा है, जिसमें रोजाना लगभग 25 से 50 मरीज कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, जिन्हें घर पर ही आइसोलेट किया जा रहा है। ज्यादा गंभीर मरीज को सीधे जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की सैंपलिंग टीम है, वो अभी 2 बॉर्डर पर सैंपलिंग कर रही है। उसमें से 300 बॉर्डर पर सैंपलिंग चल रही है और 100 सैंपलिंग हमारी यहाँ पर CSC जसपुर में हॉस्पिटल में कर रहे हैं। और अभी 2 दिन से हमारी रिपोर्ट आई नहीं थी, कल से हमारी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है, जिसमें प्रतिदिन 25 लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं। 300 सैंपल में से 25 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। आज टोटल मिला के अगर मैं कहूँ तो आज 50 लोग पॉजिटिव हमारे CSC में आ गए। हमारे पास 10 सिलेंडर की व्यवस्था है, 10 बेड हमारे पास होम आइसोलेट, यहाँ आइसोलेशन वाली वार्ड है, 10 बेड हमारे पास रखे हैं, 10 हमारे पास सिलेंडर ऑक्सीजन की फुल व्यवस्था है। जैसे हमारे पास 2 एम्बुलेंस हैं, दोनों ऑक्सीजन से पूरी तरह से फिक्स हैं बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर दिक्कत हमें लगती है तो हम उसको तुरंत जिला अस्पताल रेफर करेंगे।
द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख और उत्तराखंड क्षेत्र पंचायत प्रमुख संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष महेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानते हुए उनको पहले वैक्सीन लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने बिना संसाधनों के प्रवासियों के लिए अच्छी व्यवस्था की, लेकिन सरकार उनके द्वारा किए गए कार्यों को भूल गई। उन्होंने बताया, आज भी पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं, फिर भी सरकार द्वारा उनको अनदेखा किया जा रहा है, जिससे सभी प्रतिनिधियों में रोष व्याप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी जनप्रतिनिधियों का अनुरोध है कि कोरोना वैक्सीन में पंचायत प्रतिनिधियों को जो फ्रंट लाइन में आप लोग कार्य के लिए मान रहे हो, उसका सम्मान भी मिलना चाहिए। कोरोना वैक्सीन चूँकि सभी विभागीय अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे लगी, लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों की उपेक्षा की गई है, जबकि पंचायत प्रतिनिधि शासन और ग्रामीण जनता के बीच के कड़ी है, उनका सबके साथ घुलना मिलना है। उन्हें भी कोरोना वैक्सीन निश्चित तौर पे लगनी चाहिए और ग्रामीण के हर नागरिक को भी लगनी चाहिए। पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों में एक रोष व्याप्त है कि कहीं भी उन्हें एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है। सभी पंचायत प्रतिनिधियों में एक है की भावना बनी है कि शासन का हमारे ओर कुछ भी नहीं है, जबकि इससे पूर्व भी जो कोविड-19 शुरू में एक प्रचंड रूप में आई थी, उसमें पंचायत प्रतिनिधि विशेषकर ग्रामीण प्रधान लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन चूंकि बीमारी कम हुई और पुनः आ गई है और आज पुनः फिर शासन को, प्रशासन को पंचायत प्रतिनिधियों की याद आ गई है, लेकिन उन्हें उपेक्षित रखा गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा, आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है कि हमें प्रदेश के जितने पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर माना जाए और 1 मई को टीका लगाया जाए। हमने जब सरकार इस बीमारी से जूझ रही थी, सभी लोग इस बीमारी से जूझ रहे थे, तो स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलके हम लोगों ने, पंचायत प्रतिनिधियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन जब इस बीमारी का प्रकोप कम हुआ और सभी जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर थे, स्वास्थ्य विभाग या अन्य सभी विभागों को, तो सरकार ने उनको फ्रंटलाइन वर्कर माना गया और उनको सभी का टीकाकरण कराया गया। तो लेकिन हमारा ना टीकाकरण कराया गया, ना हमको फ्रंटलाइन वर्कर माना गया। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि समस्त पंचायत प्रतिनिधियों को 1 मई को जो टीकाकरण होना है, पहले तो सबका टीकाकरण कराया जाए और सबको फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए सबको फ्रंटलाइन वर्कर माना जाए और सबको सम्मान की दृष्टि से उनको सम्मान दिया जाए कि जिससे आगे फिर हमारे प्रदेश में या हमारे देश में ये बीमारी दोबारा आ गई है। हम लोग सब फिर भी सरकार के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमको ये लगता है कि हमको एक बड़ा ठगा हुआ सा महसूस करते हैं कि सरकार हमसे जब काम समय के टाइम पे, ऐसी आपदा के टाइम पे हमसे काम तो लेती है, लेकिन जब सम्मान की बारी आती है तो पंचायत प्रतिनिधियों को छोड़ दिया जाता है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा कि आप हमको इस फ्रंटलाइन वर्कर तुरंत हमको एक फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करें और हमारा 1 मई को टीकाकरण कराया जाए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे दिल से काम करें, मजबूती से काम करें और इस बीमारी को हमारे प्रदेश से भगाने में जल्दी से जल्दी हम लोग सब मिलकर इस बीमारी को प्रदेश से दूर करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा विद्युत बिल बढ़ोतरी किए जाने को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, उत्तराखंड प्रदेश बिजली का उत्पादन करता है और अन्य राज्य में भी सप्लाई करता है। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड के लोगों को बिजली के दरों में कटौती मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार उत्तराखंड की जनता को लूटने का काम कर रही है। जबकि उत्तराखंड प्रदेश कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, जिलों में कर्फ्यू लगा है, लोगों के काम पूरी तरह से ठप है। इस कोरोना काल के दौरान लोग बेरोजगारी की हालत में हैं, लेकिन सरकार ने विद्युत दरों को बढ़ाकर उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया है। टाइम कोई आमदनी का सिलसिला नहीं है, लोगों को, जो किसान है उसको भी फसलों के रेट नहीं मिले हैं, आम आदमी भी पैसे से, बीमारी से परेशान है। ऐसे टाइम में इनको जो है बहुत ही गलत इन्होंने जो है बिजली के रेट बढ़ाए और आम इंसान को परेशान करने वाला काम किया है। इनको तो करना चाहिए था कि हमारा तो ऊर्जा प्रदेश है, हमारे यहाँ तो इतने ऊपर इतने सोलर भी प्लांट हैं और हमारे पास हाइड्रो प्लांट है, इनको तो छूट करनी चाहिए थी सही मायने में जनता के लिए, लेकिन ये जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं। जनता इनको जो है इस चीज़ का जरूर जवाब देगी। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी के आदेशों के बाद भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल धारचूला में नेपाली नागरिकों के लिए कोरोना की 72 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना नागरिकों को भारत में प्रवेश नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। SSB के द्वारा कल से ही पुल पर कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बीच सख्ती बढ़ा दी गई है।
हम लोगों को आदेश मिला हुआ है कि जो भी आता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इधर क्रॉस कर रहा है तो उसका कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट चेक करने के बाद ही एंट्री देना है। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनकी रिपोर्ट चेक किया जा रहा है, उसके बाद लोग आ जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।